नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी। गद्य है महाकवि कालिदास भाग 2। स्टूडेंट्स, हमने भाग 1 में देखा था कि महाकवि कालिदास अपने पूर्व जीवन में एक मूर्ख युवक के रूप में थे और बाद में उनका जन्म स्थान और उनका जन्म परिचय आदि वगैरह हमने देखा था। और बाद में हमने पता चला कि वो माँ काली की उपासना से सारे विद्या में प्रवीण हो गए थे और बाद में राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य सभी की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और विद्योत्तमा जब उनकी पत्नी थी, तो जब कवि कालिदास सभी विद्या में प्रवीण हो गए तो उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया था। अब देखते हैं भाग 2। कवि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कवि कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं। उनकी कोई तुलना नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती और उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो कवि कालिदास ने जितनी भी रचना की है उनमें हमें देखने को मिलता है कि जोर शोर से उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है और उन्हें लगता है कि प्रकृति नहीं तो मनुष्य जीवन भी अधूरा है। यानी हमें ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि प्रकृति है तो हम हैं। और बताते हैं कि कवि कालिदास की उपमा विश्वविख्यात है। यानी हम किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कभी तुलना करते हैं, ये इंसान तो इनके जैसा है, लेकिन कवि कालिदास वो खुद एक बड़ा श्रेष्ठता के रूप में है, उपमेय के समान है। तो कवि कालिदास की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि वो खुद परम श्रेष्ठ हैं। और चरित्र चित्रण में भी कवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी जो रचनाएं हैं, उनके पात्र हैं, बहुत ही श्रेष्ठ और आकर्षक लगते हैं। तो यही बात स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कवि कालिदास उनके काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। यानी जो राजा महाराजा भी थे उनको बताना चाहते हैं कि राजा जो है वो प्रजा का शासक ही नहीं कर सकता, लेकिन उसका रक्षक और पिता के समान है। एक पिता अपने बच्चे का जितना ख्याल रखता है, इसी तरह एक राजा को भी अपने प्रजा का ध्यान रखना है। तो उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचना से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी इससे हमें पता चलता है कि नारी को नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती है। यानी उस समय जो नारी के प्रति जो एक सम्मान की दृष्टि थी, एक श्रद्धा से उसके देखा जाता था कि अगर नारी ने पढ़ लिया तो उसका पूरा परिवार, उसका कल्याण होगा, इसलिए नारी को पढ़ाया जाता था। तो नारी को भी समाज में अच्छा स्थान था, ये बात हम देख सकते थे। तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अंश, जो महाकवि कालिदास के जो 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। कालिदास की महत्वपूर्ण प्रथम रचना है वो है ऋतुसंहार। तो ये एक उत्तम काव्य है। इसमें कवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय कराया है और ऋतुओं का, प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, इतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। तो महाकवि कालिदास का जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम है ऋतुसंहार। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि उसमें ऋतुओं का वर्णन मिलता है और प्रकृति और ऋतुओं का वर्णन इनके जैसा अन्य रचना में वर्णन नहीं है। उनका दूसरा ग्रंथ है मालविकाग्निमित्र। ये कवि कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। स्टूडेंट, ये बात हमें गौर से ध्यान रखना है कि उनका दूसरा ग्रंथ तो मालविकाग्निमित्र और ये एक पहला नाटक कहा जाएगा। तो ये नाटक जो है वो 5 अंकों में विभाजित है। तो इसमें कौन सी कहानी है?
तो विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका, ये दोनों की प्रेम कथा है मालविका अग्निमित्र में। कवि कालिदास का तीसरा ग्रंथ है विक्रम मौर्यवंशियम। ये कवि कालिदास का दूसरा नाटक है और तीसरा ग्रंथ है। इसमें भी, इस नाटक में भी 5 अंक हैं। तो इस नाटक में महाराजा पुरूरवा तथा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। कवि कालिदास का चौथा ग्रंथ वो है कुमार संभव, वो एक काव्य है। तो इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर उनका पुत्र जो कार्तिकेय के जन्म से लेकर ये कार्तिकेय ने जो तारकासुर का जो वध किया था वहाँ तक का वर्णन की बात की गई है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये कुमार संभव है वो क्या है, तो वे एक काव्य है। उनके बाद उनकी 5वीं रचना आती है मेघदूत। तो कवि कालिदास का 5वां ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है। और इसके शुरू में कवि कालिदास ने बादल को दूत बनाकर, मेघ का अर्थ होता है बादल, तो बादल को दूत बनाकर यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के लिए जो उपाय बताए थे वो मेघ को बताते हैं कि तुम्हें अलकापुरी तक जाना है और उनकी जो यक्ष की जो विरहिणी थी प्रिया, उनको अलकापुरी यानी कुबेर की नगरी तक जाना है। लेकिन किस रास्ते से जाना है, तो तुम्हें उज्जैन होकर जाना है। ये सारी बात ये मेघदूत में बताई है। तो इसमें वर्षा काल यानी बादल कब हमें किस मौसम में देखने को मिलता है, तो इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। और इससे हमें भारत की भौगोलिकता की भी अच्छी जानकारी दी गई है। तुम्हें अलकापुरी होकर जाना है, रास्ते में इस रास्ते से जाना है और जाते हुए आपको उज्जैन होकर जाना है। ये सारी जब बातें बताते हैं तो हमें लगता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। और मेघ को दूत बनाते हैं तो मेघ, इससे हमें पता चल जाता है बादल, तो वर्षा काल और विरह वर्णन, क्योंकि यक्ष अपनी प्रिया के विरह में उनकी क्या स्थिति है कोई जाने को तैयार नहीं है, इसलिए वहाँ पर विरह का वर्णन भी हमें बहुत देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं, कवि कालिदास की 6ठी रचना है रघुवंश। ये एक महाकाव्य है। तो कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा से पहले ही कह दिया, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश और कहाँ में मोटे बुद्धि वाला। मैं तिनके से भी बनी छोटी से छोटी नाव लेकर समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। यानी कहा जाता है कि छोटे मुँह बड़ी बात, ये सूर्यवंश की बात कर रहा हूँ। तो बताते हैं कि सूर्यवंश में दिलीप राजा से लेकर लव कुश और उनके उत्तराधिकारी तक की कथा ये रघुवंश में है। रघु का अर्थ होता है राम, तो राम का पूरा वंशज जो है उसकी बात कही है कि राम, भगवान श्री राम, उनके पिता दशरथ के पिता अज के पिता निमि, और इनसे भी पूर्व जो दिलीप राजा थे जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है वो वंशज, और राम के बच्चे यानी लव और कुश, उनसे भी जो उनके उत्तराधिकारी थे, यहाँ पूरा वंश की बात की गई है। तो रघुवंश की बात ये रघुवंश महाकाव्य में की गई है। और रघुवंश क्या है, तो एक महाकाव्य है। और उनकी 7वीं रचना है जो अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। स्टूडेंट्स ये बात हमें खास ध्यान रखनी है कि कवि कालिदास की जो 7 रचनाएं है उसमें कौन से नाटक है और कौन से ग्रंथ है, कौन से काव्य हैं और उसका जो साहित्य प्रकार है वो क्या क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये उनका तीसरा नाटक है और 7वां ग्रंथ है। तो महाकवि कालिदास ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। जो दुष्यंत राजा थे और शकुंतला की प्रेम कहानी है। और इस तरह महाकवि कालिदास ने आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है।
तो ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिलती है। और उनका पुत्र दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत जो एक वीर था, श्रेष्ठ बालक था, और उसके नाम से, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये सारी बातें हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिलती है। तो महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में इन रचनाओं से अमर है, और उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज, जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की हमें झलक मिलती है। तो उस समय उनकी जो रचनाएं हैं इनसे हमें पता चल जाता है कि भारत का भौगोलिक स्थान क्या था, उस समय राजनीति कैसी थी, राजा कैसे थे, उस समय समाज कैसा था। तो सभी तरह के ललित कला है, स्थापत्य है, सबकी झलक हमें उनकी रचनाओं से देखने को मिलता है। तो ये थी कवि कालिदास की महत्वपूर्ण रचना। तो एक बार फिर से हम एक बार उनकी रचनाओं जल्दी देख लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये कवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। पहला जो है वो पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार, उसका प्रकार है काव्य, और उसमें क्या है तो ऋतुओं का वर्णन है। दूसरा ग्रंथ है मालविकाग्निमित्र जो उनका पहला नाटक है, इसमें 5 अंक है। तो इसमें कौन सी बात बताई थी तो विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी। तीसरा ग्रंथ था विक्रम मौर्य वंशीय, नाटक है, ये दूसरा नाटक है, इसमें भी 5 अंक है। तो महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। चौथा उनका ग्रंथ था कुमार संभव, वो एक काव्य स्वरूप है, उसमें शिव पार्वती के विवाह की बात है, और विवाह के बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय ने जो तारकासुर का वध किया था, ये सारी बातें ये कुमार संभव में की गई है। 5वां ग्रंथ है मेघदूत, वो एक खंड काव्य है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना, मेघदूत जो एक खंड काव्य है। तो इसमें कौन सी बातें हैं तो यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया तक संदेश भेजने के लिए बादल को यानी मेघ को दूत बनाकर भेजा है। और कहाँ कहाँ जाना है, कुबेर की नगरी अलकापुरी तक जाने के लिए कहा है, और तुम्हें उज्जैन होकर जाना है। तो इसमें भारत के भूगोल की जानकारी मिलती है। उनका 6ठा ग्रंथ था रघुवंश जो एक महाकाव्य है। सूर्य से उत्पन्न हुआ यह रघुवंश, उसमें दिलीप राजा से लेकर दशरथ का पुत्र राम और राम के पुत्र कुश और उनके उत्तराधिकारी जो भी थे, ये आदि सभी पूरे वंश की बातें ये सूर्यवंश जो है तो रघुवंश में देखने को हमें मिलती है। और उनकी जो अंतिम रचनाएं थी 7वां ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनका तीसरा नाटक है, और ये नाटक 7 अंकों में है। तो उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, और उनके पुत्र भरत से अपने देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये सारी बातें हमें महाकवि कालिदास पहले कैसे थे और बाद में कैसे बन गए। तो माँ काली की उपासना से एक मूर्ख इंसान भी महाकवि कालिदास बन सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा गद्य था महाकवि कालिदास पूर्ण होता है। अस्तु।